हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। इस चैप्टर के अंदर बच्चों बेसिकली हम जो हमारे दो सेल डिवीज़न्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस को। और अगर हम बात करें जो टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, दैट आर सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये सभी टॉपिक्स बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीज़न जो हम अब तक डिस्कस करते आए हैं उनके अंदर कौन से इवेंट्स फेजेस जो इंक्लूड होते हैं वो हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेल्स की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के सभी सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं डिवाइड करने के बाद पेरेंटल सेल से। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल की, बात करें तो सभी प्रोसेसेस में सेल डिवीज़न है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये बिहेव करती हैं कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर। ये कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर जब बिहेव करना शुरू करती हैं, डुप्लीकेशन इनके अंदर जीनोम का शुरू हो जाता है, सेल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये सिंथेसाइज करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद ये डिवाइड करती हैं टू डॉटर सेल्स के अंदर। उसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। यानी कि नॉर्मली एक सेल का दो सेल्स में डिवीज़न एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना, वो क्या है? सेल साइकिल है। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर सेल ग्रोथ है बच्चों, वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। सेल ग्रोथ क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की अगर हम सेंस में बात करें, और साथ में बच्चों ये बहुत सारी यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ पर होते हैं जब कोई सेल डिवीज़न होता है, लेकिन फिर भी वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर रहते हैं। ये सभी के सभी इवेंट्स जो भी सेल साइकिल के अंडर इन्वॉल्व होती है। आगे बच्चों, अगर हम बात करें फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू भी दिया हुआ है जहाँ पर जो अलग अलग फेजेस हैं, G0 फेज है, G1, S, G2, और यहाँ पर एम फेज के अंदर साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे दिखाए हुए हैं। साइटोकाइनेसिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि फेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इन्हें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस फेज़ के अंदर कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बच्चों हम बात करें नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हर 24 आवर्स के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल डिवीज़न ह्यूमन बींग्स में होता है। जो ये सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, अलग अलग सब में रहती है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो सेम जो ये टाइम पीरियड है वो 90 मिनट्स का हो जाता है। सेल साइकिल बच्चों बेसिकली हमारा दो फेजेस में यहाँ पर डिवाइड होता है। वन इज़ इंटरफेज, अनदर वन इज़ एम फेज, और वी कैन से माइटोसिस फेज। यहाँ पर अगर हम बात करें जो एम फेज या माइटोसिस फेज है, इसे ही एक्चुअल फेज कहा जाता है। तो बच्चों, जो एम फेज है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? जो एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस है उसे। और जो इंटरफेज है, इंटर देखो नाम से ही समझो, इंटर यानी कि इन बिटवीन फेज। ठीक है, तो इंटरफेज हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच के फेज को, यानी कि दो सक्सेसिव एम फेज हुए, इनके बीच का जो फेज है वो है इंटरफेज। अगेन जो ये सेल साइकिल है तो रिपीटिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेज क्या हुआ हमारा? दो सक्सेसिव जो एम फेज है उनके बीच के फेज को हम यहाँ पर कहेंगे। उसके बाद बच्चों, अगर हम बात करें जो सेल डिवीज़न है हमारा, नॉर्मली ये रह सकता है ओनली अबाउट 1 आवर, नियर अबाउट 1 आवर तक। इंटरफेज बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरफेज है हमारा वो हमारा मोर देन 95% जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, वो इतने टाइम तक वो प्रोसीड करता है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो 95% जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है उसमें क्या है? इंटरफेज की प्रोसेस हमारी हो रही है। एम फेज कैसे स्टार्ट करेगा? जैसे ही जो न्यूक्लियर डिवीज़न बच्चों स्टार्ट हो जाता है, तो एम फेज न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होना। न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड करेंगे और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहाँ समझें, सबसे पहले क्या होगा? कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगा। उसके बाद ये डिवीज़न एंड होगा साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के साथ। जो इंटरफेज है बच्चों उसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इंटरफेज हमारा एक ऐसा टाइम है ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी कि इसको हमने रेस्टिंग फेज क्यों कहा? क्योंकि इस फेज़ के टाइम पर, इस फेज़ के दौरान जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीज़न के लिए, जिसका सेल ग्रोथ है, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऑर्डरली मैनर में जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इंटरफेज में बच्चों बेसिकली 3 फेजेस इंक्लूड होंगे, G1 फेज,
गैप 1, एस फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज, गैप 2 है। G1 फेज हमारा इंटरवल है माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने से पहले के बीच का, यानी कि G1 फेज हमारा जो इंटरवल रहता है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। G1 फेज में बच्चों ये नोट करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट है कि G1 फेज में सेल है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी एक्टिव रहता है, यानी कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करेगी, लेकिन यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती बच्चों। डीएनए की रेप्लिकेशन हमारे G1 फेज में नहीं होती है, नोट डाउन करना। एस और सिंथेसिस फेज में क्या होगा, ये वो पीरियड है जिसके दौरान जो डीएनए सिंथेसिस है या जो रेप्लिकेशन है वो नॉर्मली होती है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारी किसके अंदर हुई, एस यानी कि सिंथेसिस फेज, नाम से ही आपने समझना है सिंथेसिस फेज है ये, ठीक है। तो इस टाइम के दौरान एस फेज के दौरान जो अमाउंट है डीएनए का एक सेल के अंदर वो डबल हो जाता है। सपोज करो कि इनिशियल अमाउंट अगर हमारा 2C था, अब वो एस फेज के अंदर आने के बाद कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है जिसके अंदर से क्वेश्चंस पिकअप होते हैं यहाँ से। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। डीएनए का अमाउंट कितना है, डबल हो गया 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कितना है, सेम रहेगा। अगर सेल हमारी डिप्लॉयड या 2N नंबर है क्रोमोसोम के G1 फेज में, तो वो एस फेज में भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 2N ही रहेगी। तो नोट करना बच्चों, एस फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हुई है बट क्रोमोसोम के नंबर कितने रहे हैं, सेम रहे हैं। एनिमल सेल्स में अब क्या होगा, देखो अब हम एस फेज में एनिमल सेल्स में क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर ही। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है साइटोप्लाज्म में। और G2 फेज में, ये नोट करना बच्चों, अब जो G2 फेज आएगा उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस शुरू होगी इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जब सेल ग्रोथ हमारी यहाँ पर कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप ट्राई आउट करना। चलो एक बार देख लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लीव्स, तो ये हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, माइटोसिस रहेगा, ठीक है। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम्स, नहीं, हर टाइम तो डिवाइड नहीं करती। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो, ये भी गलत है कि ऐसा नहीं कि कंपल्सरी कि भाई हर टाइम सभी प्लांट सभी एनिमल्स में जो सेल्स है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करें। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स, ऑब्वियसली किस में होता है ये, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं, तो टिश्यू का नाम हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लोकेशन उनकी रहेगी टिप पर वो प्रेजेंट होती हैं। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नहीं, सभी एनिमल्स के अंदर या सभी प्लांट्स की भी अगर हम बात करें तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है बच्चों, ये डिस्कस करना किया है हमने। चलो आगे देख लेते हैं इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है हमारा। अगर हम बात करें, कुछ सेल्स होती हैं हमारी एडल्ट एनिमल्स के अंदर जो अपीयर नहीं करती, ये डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, जिनके अंदर शो ही नहीं होता कि उनके अंदर जो डिवीजन है होता है। इंपॉर्टेंट है, हर्ट सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता। और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो ओकेजनली ही डिवाइड करती हैं, यानी कि जब ज़रूरत हो सिर्फ तब उन सेल्स को रिप्लेस किया जा सकता है। किस तरीके से, जो वो सेल्स हैं ओकेजनली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उन सेल्स में जब ज़रूरत होगी, इंजरी हो गई या सेल डेथ है, उसी टाइम पर वो क्या करेंगी, वो सेल डिवीज़न करती हैं ज़रूरत के टाइम पर ही, अदरवाइज नहीं। यानी कि हाँ हम समझ सकते हैं, मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, यानी कि कोई इंजरी हुई, सेल डेथ हो गई, ज़रूरत पड़ी तो डिवीज़न किया, अदरवाइज वो नहीं करेंगी। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सेल्स अब फर्दर डिवीज़न नहीं करेंगी, भाई उन्होंने मतलब जो डिवीज़न की कैपेसिटी है अब वो नहीं है या वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, तो वो एग्जिट कर जाएंगे G1 फेज से और अब एक वो नए फेज़ में एंटर करेंगी जो इनएक्टिव फेज़ है, जिसे हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज़ जिसे हम कहेंगे, G0 फेज़ भी जिसको बोल दिया जाता है सेल साइकिल का। सेल्स स्टेज के अंदर बच्चों हमारी क्या रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन प्रोलिफरेशन उनमें नहीं होगा, यानी कि डिवीज़न एक तरह से हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है उनके अंदर। और वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ भी बच्चों हमारे चलो एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, भाई माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही हम देख सकते हैं।
जबकि प्लांट्स के अंदर जो माइटोटिक डिवीज़न है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सभी सेल्स में देखा जाता है। तो नोट करना, एनिमल्स में हम सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में देखते हैं और जो प्लांट्स उनमें हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हम देखते हैं। तो आगे आगे भी हम ये डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर 3 हमने पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर भी हम जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज स्टेजेस हमने डिस्कस की थी माइटोसिस की, हमने हैप्लॉइड सेल्स में ही डिस्कस की थी। तो बच्चों यहाँ अगर हम बात करें, हमने अभी माइटोसिस का कंसेप्ट पढ़ा। तो अनियन रूट टिप सेल्स की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 16 क्रोमोसोम्स हैं हर एक सेल के अंदर। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज? G1 फेज में कितने रहेंगे? आफ्टर S फेज, S फेज के बाद जो G1 फेज है उसके अंदर कितने रहेंगे? G1 फेज के अंदर भी जो हमारे हैं क्रोमोसोम की नंबरिंग कितनी रहेगी? सेम रहेगी। एंड आफ्टर M फेज, ये तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई G1 फेज के बाद और S फेज के बाद कितने रहेंगे नंबर? सेम रहेंगे, दैट आर 16। कितने रहेंगे? 16। और M फेज के बाद भी कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1? G1 में तो कितना रहेगा? सपोज करो भाई 2C है, हमने मान लिया कि 2C रहेगा आफ्टर S एंड एट G2। और अगर हम यहाँ बात करें आफ्टर S एंड एट G2, तो हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। इफ़ द कंटेंट आफ्टर द फेज इज 2C, हमने ये 2C मान लिया ना कि यहाँ पर हमारा 2C रहेगा और डबल होने के बाद S फेज में ये कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर्स रहेंगे 16, 2C, 4C, ये हमारे आंसर्स इसके अंदर रहेंगे। आगे बच्चों आता है हमारा M फेज। M फेज में देखो, इसको हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड सेल साइकिल का इसे बोलते हैं। ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर कभी कोई प्रोसेसेस हो रही हैं, कभी कोई हो रही हैं, कभी कोई ऑर्गेनल्स हैं जो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपीयर, तो इसलिए इसको थोड़ा ड्रामेटिक पीरियड बोला जाता है। और इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न भी इसको कहा जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पेरेंट प्रोजेनी सेल्स में सेम रहते हैं, इक्वली डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न इसको बोलते हैं। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और क्लियर कट लाइन्स हैं जो कभी भी ड्रॉ नहीं की जा सकती यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। तो पहला फेज इसमें प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज और उसको फॉलो करेगा टीलोफेज। इसको आप याद रख सकते हैं पी मैट से, ठीक है, पी मैट से आप याद रख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले है बच्चों यहाँ पर हमारी प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? ये सबसे फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, जिसे फॉलो करते हैं S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, प्रोफेज को कौन फॉलो करता है? S एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। S और G2 फेजेस में क्या होगा? जो न्यू DNA मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, यानी कि यहाँ पर जो नए DNA मॉलिक्यूल्स बने हैं, फॉर्मेशन तो हो गई है लेकिन वो मतलब सेपरेटेड नहीं है या डिस्टिंक्शन उनके अंदर नहीं है, इंटरवाइंड है, उलझे हुए हैं अभी भी। प्रोफेज इज मार्केटेड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल की कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। जो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होगी, सेंट्रियोल क्या करेंगे? वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, जो सेल के अपोजिट पोल्स हैं उनकी तरफ। और इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग जो इवेंट्स हमारे होंगे, लाइक देखो सबसे पहले क्या हुआ? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ, उसने क्या बना दिया? कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन की। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि वो बने हुए हैं दो क्रोमैटिड से, दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंटोमियर के थ्रू जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है सेल साइटोप्लाज्म के, वो सभी इन जो सेल की प्रोसेसेस है इसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, जो सेल है एट द एंड ऑफ सेल प्रोफेज के एंड में क्या करेंगे? जब हम उन्हें देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम उन्हें देखते हैं, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल्स हैं जो हमारे प्रोफेज के एंड में क्या करेंगे? जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई देता, न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। देन हम एंटर करते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज क्या है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट है ये मेटाफेज काफ़ी। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का यहाँ पर। तो जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हम समझ जाएंगे कि जो माइटोसिस का सेकेंड फेज है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे क्या है? यहाँ पर कंडेंसेशन है जो क्रोमोसोम्स की वो कंप्लीट हो जाती है, इसको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर।
और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी स्टेज है जिसको हम जिसकी मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम जो क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी उसको इजीली हम स्टडी भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम अगर बात करें तो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होते हैं एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स, जिन्हें काइनेटोकोर्स कहा जाता है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, जिन्हें हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर्स कहेंगे। और हम ये कह सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सर्व करते हैं एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि कहीं ना कहीं जो काइनेटोकोर्स की फॉर्मेशन हुई है वो साइट ऑफ अटैचमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे फॉर किसके लिए, फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद हम बात करें जो मेटाफेज है हमारा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers। देखो जो मेटाफेज है, अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर आ जाएंगे, जो विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का जो एक क्रोमेटिड उनसे कनेक्टेड है काइनेटोकोर के थ्रू, और स्पिंडल फाइबर्स है यहाँ पर, वो भी मूवमेंट करेंगे फ्रॉम वन पोल, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी कनेक्टेड है काइनेटोकोर के थ्रू टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल। देखो ये हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है। यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू इक्वेटर से जो ये मूवमेंट हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स का, यानी कि हम क्या समझ सकते हैं इन दोनों डायग्राम्स के थ्रू। जो मेटाफेज में क्या हुआ, हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, सबसे पहले वो इक्वेटर पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इक्वेटर पर आने के बाद जो यहाँ पर जो हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है यहाँ पर, तो काइनेटोकोर्स के थ्रू जो ये हमारे क्रोमोसोम्स ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सिस्टर क्रोमेटिड भी यहाँ काइनेटोकोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर्स हमारे यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ अपोजिट पोल्स की तरफ प्रेजेंट है, तो ये उनकी तरफ ही मूवमेंट इनका शुरू हो जाएगा। जो प्लेन है क्रोमोसोम्स के अलाइनमेंट का मेटाफेज को, उसे हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। तो अगर हम बात करें जो की फीचर्स हैं मेटाफेज वो कौन से रहेंगे किसके अंदर, देखो ये हमारा कंक्लूजन है। अगर ऊपर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसमें आप क्लियर कर लेना। जो स्पिंडल फाइबर्स है अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, वो जो काइनेटोकोर्स है क्रोमोसोम के यहाँ पर उनसे अटैच हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स है ना उनके काइनेटोकोर्स है यहाँ पर देखो ये अटैच हो चुके हैं। दीज आर द काइनेटोकोर्स, ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स हमारे मूव करना शुरू कर देंगे ये स्पिंडल इक्वेटर्स की तरफ एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, और उसके बाद वो खुद को अलाइन कर लेंगे मेटाफेज प्लेट के साथ स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू दोनों पोल्स की तरफ मूवमेंट करके। अगर हम बात करें बच्चों एनाफेज की, तो एनाफेज में क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम है वो अरेंज कर लेता है मेटाफेज प्लेट पे, और उसके बाद वो स्प्लिट टूटना यहाँ से शुरू कर जाती हैं, और वो दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं उनके अंदर इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ से जो क्रोमोसोम की जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है बनना शुरू कर देगी, माइग्रेशन उनका शुरू हो जाएगा दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। ये भी हम आगे जो डायग्राम है उसके थ्रू देखेंगे अभी। तो अगर हम बात करें इसके भी बच्चों की फीचर की, जो इसके अंदर जो मेन जो की पॉइंट्स रहे हैं, वो सबसे पहला हमारा है कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड्स हमारे सेपरेट हो गए। उसके बाद जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने मूव करना शो किया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर एनाफेज के अंदर, जो हमारे सेंट्रोमियर्स थे यहाँ पर सेपरेट हुए, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, उन्होंने अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू किया, सिंपल है। उसके बाद टीलोफेज में अगर हम बात करें इंटरजोनल, अगर हम बच्चों बात करें कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं, खैर इन चीज़ों में अभी कंफ्यूज मत होना, फिलहाल एक बार हम टीलोफेज और कंप्लीट करते हैं। टीलोफेज को फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस कहा जाता है, जहाँ पर फाइनल अब हमारी क्या होगी, कार्योकाइनेसिस होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी टीलोफेज के अंदर। जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहुँच जाएंगे उनके पोल्स पर, डीकंडेंस वहाँ से हो जाएंगे और लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और अपनी इंडिविजुअलिटी को अकेले जो वहाँ पर वो प्रेजेंट थे उसको लूज़ कर देंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को अब हम नहीं देख सकते, यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो मतलब एक हम ये कह सकते हैं भाई मास की तरह वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा दोनों पोल्स पर। और अगर हम बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो जो क्रोमोसोम क्लस्टर है अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर वो बनना शुरू हो जाए। क्लस्टर होता है बच्चों ग्रुप में गुच्छा सा बनना शुरू हो जाना, यहाँ आप देख सकते हैं अपोजिट पोल्स पर इनका क्रोमोसोम का ये ग्रुप बनना शुरू हो गया है यहाँ पर, है ना। उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी है उसको भी लूज़ कर दिया है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, भाई वो अकेले अकेले यहाँ पर इंडिविजुअली जो प्रेजेंट थे उस आइडेंटिटी को इन्होंने लूज़ कर दिया। जो न्यूक्लियर एनवेलप है असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, न्यूक्लियर एनवेलप इन क्रोमोसोम क्लस्टर्स के चारों तरफ बनना शुरू हो जाएगा।
न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म, और ये दोबारा से इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद देखो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया। अब हम बात करें अगर साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में बच्चों बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है वो हो जाएगा, यानी कि जो सेपरेट प्रोसेस होती है यहाँ पर किसकी, जो हमारी साइटोप्लाज्म जो हमारा डिवाइड करेगा उसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में अगर हम बात करें, यहाँ जो मेन हमारा डिफरेंस है एनिमल सेल के अंदर, ध्यान रखना इसमें किस तरह से हमें पता चलेगा, जो मतलब किस तरीके से ये जो प्रोसेस अचीव होती है, बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फ्यूरो कहाँ किस में प्रेजेंट, एनिमल सेल में, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और जो फ्यूरो है वो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, फ्यूरो की फॉर्मेशन, यहाँ से इस तरीके से फ्यूरो की फॉर्मेशन होती हुई चलेगी, ये डिपेंड होते जाएंगे, यानी कि और डिपनिंग इनके अंदर होती जाएगी, और यहाँ से उसके बाद 2 सेल्स डिवाइड हो जाएंगी। और अगर हम बात करें प्लांट सेल्स के अंदर, तो प्लांट सेल्स में क्या है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स के अंदर वॉल फॉर्मेशन जो स्टार्ट होगी वो सेंटर से होगी, यानी कि सपोज करो ये इस तरीके से प्रेजेंट है, जो ऊपर का डायग्राम हमने डिस्कस किया, तो यहाँ सेंटर से वॉल फॉर्मेशन, बच्चों सेंटर से वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी सेल की, और उसके बाद ये आउटवर्ड ग्रोथ करेगी, मतलब इधर और इधर ये मूवमेंट करना शुरू करेगी, और जिससे जो है हमारा सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है नई न्यू सेल वॉल की, वो एक सिंपल प्रिकर्सर सेल प्लेट के थ्रू वो डिवीज़न उसका शुरू होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के टाइम पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। और एक यहाँ पर एक वर्ड हमारा आता है सिंसीशियम। ठीक है भाई, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उनमें नहीं होती, साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। अगर आपकी इस तरीके से एक ही सेल प्रेजेंट है, तो एक सेल में तो 2 न्यूक्लियस, यानी कि 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना भाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसमें सिंसीशियम की जो कंडीशन है वो आ जाएगी, यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इसका एग्जाम्पल है। यानी कि वहाँ पर जो हमारे, वैसे तो सिन वर्ड हम फ्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे 2 से ज़्यादा जो न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो फ्यूज्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं, वो फ्रीली वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। आगे बच्चों अगर हम बात करें, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। देखो सिग्निफिकेंस इसका ये है, जो माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीज़न है हमारा, एक तो रिस्ट्रिक्टेड रहता है सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स तक ही। ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स में हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, जिसके अंदर माइटोसिस के थ्रू डिवीज़न होता है, कि भाई हैप्लॉइड सेल से भी के अंदर भी ऑब्जर्व हमने किया है। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड डॉटर सेल्स में जो भी 2 डॉटर सेल्स बने, तो उनमें आइडेंटिकल जेनेटिक जो मटेरियल है वो प्रेजेंट रहेगा। जो ग्रोथ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो भी माइटोसिस की वजह से हो रही है। साथ में इसके अंदर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को ये रिस्टोर करके रखते हैं, कि न्यूक्लियस जो 2 सेल्स में डिवीज़न हुआ साइटोप्लाज्म में, वो रेशो मेंटेन रहेगा, यहाँ पर रिस्टोर करके रखेंगे। सेल रिपेयर में ये हेल्प करता है, सेल रिपेयर में हेल्प करेगा। अपर लेयर है, जो अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है। माइटोटिक डिवीज़न है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें पता है एपिकल में प्रेजेंट है, लेटरल कैम्बियम में प्रेजेंट होता है, ये हमने जो हमारा प्लांट डिवीज़न वहाँ पर डिस्कस किया, तो उनमें माइटोटिक डिवीज़न कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट रहता है, माइटोटिक डिवीज़न वहाँ पर होता रहता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे, मेन से जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर हमने डिस्कस किए। तो बच्चों ये हमारा जो माइटोसिस का कंप्लीट कंसेप्ट है वो पूरा हो जाता है। मियोसिस हम कल या नेक्स्ट वीडियो है जो हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस में कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी तरह का, आप बता देना, वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।